नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बीजेपी की अगर बात करें तो हाल ही के दिनों में कुछ राज्यों में जहां पर चुनाव हुए, वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही और फिर जीतने के बाद में बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसका श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया। लेकिन क्या वाकई श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को मिलना चाहिए? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। पर्दे के पीछे की क्या कहानी है, इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि किसानों की अनदेखी ये सरकार लगातार आज भी कर रही है और लगातार किसान ही इस सरकार को जो है मुख्य पायदान तक पहुंचाते हैं, सत्ता में वापसी का रास्ता खोजते हैं और सत्ता के शीर्ष स्थान तक पहुंचाते हैं, यानी कि केंद्र तक पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी किसानों की अनदेखी कहां तक जायज है और किसानों की अनदेखी क्या सरकार को आगे चलकर भारी पड़ सकती है? क्योंकि किसान अब पूरी तरीके से समझ चुके हैं, जाट वर्ग, जो किसानों में जाट वर्ग है, वो भी अब पूरी तरीके से समझ चुका है कि ये जो सरकार है, ये सिर्फ हम लोगों को भी गुमराह कर रही है। चुनाव जब होते हैं तब हमारे पास आते हैं, तमाम तरह की वादे करते हैं, तमाम तरह की चीजों को कहते हैं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम किसानों और खास तौर पर जाट किसानों के लिए, जाट समुदाय के लिए तमाम चीजों को लेकर आएंगे, तमाम सुख सुविधाएं मुहैया कराएंगे। लेकिन जीतने के बाद लगातार सरकार उनको भूल जाती है। क्या है वजह इसकी और क्या आगे चलकर बीजेपी को इसका बड़ा खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है? क्योंकि एक सुगबुगाहट अब इस वर्ग में देखने को मिल रही है, यानी कि जाट समुदाय में देखने को मिल रही है। और अगर ये सुगबुगाहट धीरे-धीरे और ज्यादा बढ़ती है, तो आने वाले समय में, यानी कि जिन राज्यों में चुनाव होंगे, उसमें बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल भी बन सकती है। क्या है पूरा मामला? इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि लगातार किसानों का मुद्दा जो है वो समय-समय पर उठता रहता है। आज के मुद्दे के अलावा भी हम अन्य मुद्दों पर भी किसानों की हक की बात कर चुके हैं। तमाम चीज़ों को हम जो है आपके माध्यम से समझ चुके हैं। तमाम जनता भी तमाम सवालों को लेकर जो है आज भी वो इंतज़ार करती है कि किसानों के मुद्दों को लेकर आखिर सरकार की क्या नीति है, क्या समस्याएँ दूर होंगी। और ऐसे में एक वर्ग और निकल कर सामने आता है, जाट वर्ग का। जाट किसान भी है, जाट समुदाय भी है। हरियाणा में चुनाव में भी आपने देखा कि जाटों ने किस तरीके से बीजेपी को शीर्ष स्थान तक पहुंचा दिया। हालांकि यहाँ पर भी जो चुनाव था वो हरियाणा में जाट और गैर जाट का बीजेपी ने कर दिया, लेकिन जाटों के बीच में बीजेपी नेताओं ने जाकर जो है तमाम कसीदे पढ़े, तमाम कस्में खाई और फिर से एक बार जाट वर्ग ने जो है बीजेपी को शीर्ष स्थान तक पहुंचाया और पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में देखने को मिली। राजस्थान में कुछ इस तरीके का आलम देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर भी बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आया। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये उठता है सर कि लगातार जीतने के बाद, जैसा कि आदत बन गई है बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं की, कि वो लगातार जो है लोगों को भूल जाते हैं, वादे करते हैं वो भूल जाते हैं। किस तरीके से देखते हैं? और इस वर्ग में अब एक हलचल सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए शोभित, अगर आप देखें सत्ताधारी दल जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी रणनीति है और चुनावी नीति है उसकी कि लोगों को जातिवाद में, क्षेत्रवाद में और अन्य धार्मिक के मुद्दों पे बांट दिया जाए और बांट के उसकी जो वोट है उसको हासिल किया जाए। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है और भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति में सफल रही है। अगर आप देखें 2014 के समय से ही जी। आपको अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति किसानों के बीच समझनी है, खासकर जाटों के बीच समझनी है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ जाट बाहुल्य एरिया है और जाटों को साधना, दिल्ली में घुसने के लिए, दिल्ली करने के लिए, दिल्ली जीतने के लिए जाटों को साधना बहुत जरूरी है। ये कोई आज की बात नहीं है, इतिहास में भी रहा है कि जाटों को अगर नहीं साधोगे तो फिर दिल्ली आपकी नहीं होगी। तो वही रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी और उसमें गलती तत्कालीन जो सरकारें थी, तत्कालीन जो जिनकी सरकारें थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो हरियाणा, उन्होंने गलतियां की। भाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी, उन्होंने तमाम गलतियां करी और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 2013 में जो दंगा हुआ था, कहीं ना कहीं उस दंगे ने बहुत ज्यादा प्रभावित जाटों को किया। कहीं बाकी जगह दंगा होता तो उसको हिंदू मुस्लिम दंगा कह दिया जाता है,
मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ उसको जाट मुस्लिम दंगे का नाम दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उससे लाभ हासिल करने में, और वो सफल भी हुए। और 2013 के दंगे को भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे प्रदेश में हासिल किया लोकसभा चुनाव में। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में जो सरकार बनी दिल्ली में, उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आया। तमाम रैलियां 2013 2014 में चुनाव से पहले मोदी की भी हुई, अमित शाह की भी हुई, तो लगातार इन्होंने जाटों को कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी सारी समस्याएं दूर करेंगे। किसान वर्ग, खासकर जाट वर्ग पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो गन्ने से दो चार रहता है, उसका गन्ना पूरा शुगर मिल में जाता नहीं है, जाता है तो भुगतान आता नहीं है, और भुगतान 2-2 साल का भुगतान नहीं होता है, उसको बड़ी किल्लत इस चीज की रहती है। जबकि कोर्ट का आदेश है कि अगर आप 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करते हैं तो 12% आपको ब्याज देना पड़ेगा। उसके बावजूद कई शुगर कंपनियां जो है वो भुगतान ही नहीं करती, तो उससे किसान परेशान रहता है। तो इसी चीज को भुनाते हुए मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम तत्काल आपका गन्ने का भुगतान भी कराएंगे, और हम इससे भी आगे बढ़ के, क्योंकि उनको मालूम था कि ये चौधरी चरण सिंह का एरिया है और ये किसान चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, तो उनको एक मुगली घुट्टी उन्होंने पिलाई थी कि मेरे ऊपर तो जाटों का, मैंने तो जाटों का नमक खाया है, मेरे ऊपर तो जाटों का बहुत कर्ज है, और मैं जो है अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर जिले में चौधरी चरण सिंह कोष बनाएंगे किसानों के लिए। और वो कोई कोष नहीं बना, कुछ नहीं बना, निरा जुमला साबित हुआ। 2017 में जीतने के बाद भी वो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ही जो दूसरी मीटिंग अमित शाह के साथ, जो कुछ जाट चौधरी हैं, खाप चौधरी हैं, दूसरे भारतीय जनता पार्टी में जो जाट समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये लोग प्रधानमंत्री से भी मिले थे और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। उन्होंने जाट आरक्षण जो था कांग्रेस के जमाने में अजीत सिंह ने लिया था, और वो कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आप बनवाइए, उत्तर प्रदेश में बनवाइए, तो हम आपको जाट आरक्षण देने का काम करेंगे, और मैं आपसे वायदा करता हूं कि अगर हमने आपका आरक्षण नहीं किया तो मैं आपको अपनी मूंछ का बाल देता हूं और मैं आपको जबान देता हूं। अब इनकी मूंछ का जो बाल है आज भी वो जाटों के पास रखा हुआ है। अब ये जाटों से वो मूंछ का बाल ले नहीं पा रहे हैं। जो भी इलेक्शन आते हैं उसमें ये मूंछ का बाल याद आ जाता है जाटों को इनका। चाहे आप राजस्थान के इलेक्शन लीजिए, चाहे आप हरियाणा का इलेक्शन लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लीजिए, और हाल ही में जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ है वहां भी उन्होंने यही फॉर्मूला अपनाया, और जाटों को अपने साथ लेने के लिए, क्योंकि जाटों का जो बाहरी एरिया आज भी ग्रामीण क्षेत्र है दिल्ली में, जिसको बाहरी दिल्ली का एरिया माना जाता है, आज भी वहां पे लगभग 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जो जाट बाहुल्य सीटें हैं, और जाट मतदाता उस पर इतनी तादाद में है कि वो 2 दर्जन सीटों को प्रभावित करता है। तो उन जाटों को अपने साथ लेने के लिए इन्होंने साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा के कंधे पर रख के बंदूक चलाई, और यही यही जुमला, यही वायदा तमाम दिल्ली के जाटों को याद दिलाया कि साहब सिंह वर्मा को भी हमने मुख्यमंत्री बनाया था, और अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो हम परवेश वर्मा को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाएंगे। और बाद में वो अपना जो है वायदा भूल गए और उनका वायदा जुमला साबित हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है कि लोगों को जाति में बांटो। और दूसरा क्या, किसान वर्ग इनसे नाराज है। किसान आपने देखा 13 महीने दिल्ली में बैठा रहा, तो किसान को बांटने के लिए भी इन्होंने उसको जातियों में बांट दिया कि ये सैनी समाज है। अब आप देखिए हरियाणा में जहां जाट बाहुल्य प्रदेश है, जहां जाटों की सरकार रही है, जाट मुख्यमंत्री रहा है, वहां इन्होंने सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया ताकि जाट और सैनी बने रहें, बटे रहें दोनों, हाल जबकि दोनों किसान हैं। खेती किसानी कौन सा समाज करता है? तो उन जो खेती करने वाले समाज है उनको जाति में अलग अलग बांट दो ताकि वो बटे रहे और उससे हमारा उल्लू सीधा होता रहे। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। जी जी, रणनीति तो बहुत बनाते हैं और रणनीति में कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि भरोसा जीत जाते हैं। चुनाव से पहले जो है लोगों के पास जाते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, मिन्नतें भी करते हैं और इसके बाद सरकार बना ले जाते हैं। लेकिन सरकार बनाने के बाद क्या हाल करते हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। सर, सुबुघाट की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अब वो जानकारी कितनी सही है वो आपसे जानना चाहूंगा कि जाट वर्ग भी अब लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। वो भी जब आर पार की लड़ाई में उतरना चाहता है वो कहता है कि ठीक है, आप जब हमारे पास आए थे आपने तमाम बातें की, जैसा कि आपने भी जिक्र किया
तमाम चीजों को जो है गिरवी भी रखा, जैसा कि आपने बताया, लेकिन इसके बाद भी उनके हाथ अभी भी खाली हैं। इस वर्ग का सिर्फ राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है और राजनीतिक लाभ लेने के बाद ये जब जो है सत्ता में बीजेपी पहुंच जाती है या शीर्ष नेता जो है पहुंच जाते हैं, तो इस वर्ग की अनदेखी कर दी जाती है। ये कहां तक जायज है और क्या अब ये जाट समुदाय है बीजेपी की पॉलिसी को समझ चुके हैं और आने वाले समय में कोई बड़ा मोर्चा तैयार हो सकता है बीजेपी के खिलाफ? क्या लगता है आपको? देखिए सोहित, अगर आप देखें, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाटों को साधने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती है और यही इन्होंने दिल्ली के चुनाव में किया। जाटों की राजनीति को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो केंद्र में, चाहे कोई दूसरी पार्टी की सरकार रही हो, आधा दर्जन के लगभग जाट कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। और कोई, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे किस राजीव गांधी की सरकार हो, चाहे वीपी सिंह की सरकार हो, वीपी सिंह की सरकार में तो जाट उप प्रधानमंत्री देवीलाल थे। चाहे किसी की भी, नरसिंह राव की सरकार में आधा दर्जन जाट मंत्री थे। तो कोई भी सरकार हो उसमें लगभग आधा दर्जन मंत्री, कैबिनेट मंत्री जाट समाज से होते थे। ये पहली सरकार है मोदी की कि आज उसमें एक भी जाट समाज का कैबिनेट मंत्री नहीं है। 2 मंत्री एमओएस बना रखे हैं। जो पिछली सरकार थी इनकी 2019 वाली, जो 2019 से 2024 चली, उसमें भी 2 जाट एमओएस थे। जो 2014 में इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने सर छोटू राम के जो वंशज हैं वीरेंद्र सिंह, उनको कुछ दिन के लिए कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था, बाद में उनको भी हटा दिया। तो इन्होंने क्या किया कि जाट समाज के साथ जिस तरह का ये मजाक कर रहे हैं, और जो हाल ही में दिल्ली में जो जाट समाज के साथ ये मजाक इन्होंने किया है, और उसको पहले मुख्यमंत्री बनाने की बात परवेश को की, फिर मुख्यमंत्री बनाया, फिर उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की, फिर कहा 5 मंत्रालय देंगे, वो 5 मंत्रालय भी नहीं दिए, उसके बाद 3 मंत्रालय हैं। तो ये झुंझुना जो उसके हाथ में पकड़ाया है, इससे जाटों में एक सुगबुगाहट है। क्योंकि चर्चा ये चल रही थी कि भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर परवेश वर्मा को बनाया जाता है, जो जाटों में थोड़ी बहुत नाराजगी है, चाहे वो राजस्थान के जाट हों, चाहे हरियाणा के जाट हों, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट हों, दिल्ली के जो चारों तरफ के जाट हैं, अगर दिल्ली में इनके समाज का मुख्यमंत्री आ जाता है तो ये समाज थोड़ा सा शांत हो जाएगा और जाट भी खुश हो जाएंगे। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से बताई गई थी और इसी के तहत ये था कि परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री ना बना के भारतीय जनता पार्टी ने जता दिया है कि उसको जाटों की कोई चिंता नहीं है। और जाट जो चिलम भरने का काम आज भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं, उनको भी अपनी औकात पता लग गई है। बहुत जल्दी उनको ये भी होगा, उनके मंत्रालय भी छीनेंगे, उनके टिकट भी कटेंगे, तो तब उनको याद आएगा। इससे जाट समाज जो है बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं खिन्न है और वो अंदर ही अंदर अपनी रणनीति तय कर रहा है। मेरे लगातार कई सारे लोगों से फोन पे भी बातचीत हो रही है, बाकी लोगों से चर्चाएं भी हो रही हैं। दिल्ली के जो लोग थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के दिल्ली के चुनाव में हिस्सा लिया था, जाट समाज के लोगों ने, कुछ चुनाव लड़ रहे थे, कुछ उनके पीछे थे, कुछ पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। कई सारे खाप चौधरी हैं, दूसरे समाज के लोग हैं जो लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। तो वो सब लोग खिन है और उनको लग रहा है कि हमारे साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब इस धोखे का बदला कैसे लिया जाए, इनसे कैसे निपटा जाए, उसकी रणनीति जाट समाज कर रहा है, ऐसी सूचना मेरे पास है। जी जी, ये तो बात हुई सर दिल्ली की। अगर बीजेपी की पॉलिसीज को देखते हैं तो बिल्कुल उलट होती है। मतलब चुनाव से पहले कुछ उनकी बातचीत होती है और चुनाव जीतने के बाद कुछ और नजर आता है। हरियाणा में जीता जागता उदाहरण है, मनोहर लाल खट्टर को एकदम से हटा देते हैं, नायब सिंह सैनी जैसा आपने जिक्र किया, उनको लेकर आते हैं। अगर राजस्थान की बात करते हैं, वसुंधरा राजे और कद्दावर नेता है, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, भजन लाल शर्मा को बैठा दिया जाता है। इसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर लिया जाता है। अचानक से फिर जो है मोहन यादव का नाम फाइनल हो जाता है और यही हाल जैसा आप जिक्र कर रहे हैं दिल्ली में प्रवेश वर्मा, जिन्होंने मजबूती से लड़ाई की और जाट वर्ग ने बहुत ज्यादा विश्वास भी जताया और इस जीत में बहुत ज्यादा प्रमुख स्थान भी है उनका, जाट वर्ग का, और उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। रेखा जो है गुप्ता, उनको लॉन्च कर दिया जाता है। ये पॉलिसी क्या कहलाती है? मतलब चुनाव से पहले कुछ और बातचीत, चुनाव जीतने के बाद कुछ और लोग। आपको लगता है कि अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है बीजेपी का ये सिगूफा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विषय में जो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम शाम दाम दंडभेद चुनाव में करती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह सत्ता बनाने में कामयाब भी होती है। वो लोगों को साधना जानती है, वो लोगों को अंदर घुसना जानती है, वो रणनीति बनाना जानती है। बाकी जो राजनीतिक दल है वो इन सब चीजों में बहुत पीछे हैं।
जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसान वर्ग, जो एक किसान वर्ग है देश में, जिससे कम से कम 50 से 60% लोग जुड़े हुए हैं खेती किसानी से, उस वर्ग को भी इन्होंने बांटने का काम किया है। इन्होंने उस वर्ग को भी जो है धार्मिक भांग पिला दी है और भांग घोट के उसको पिला दी और वो नशे में झूम रहा है और जय श्री राम और बाकी धार्मिक नारे लगा रहा है। वो बाद में भूल जाता है कि उसका असली मकसद क्या है, उसका क्या महंगाई क्या है, बाकी के जो मुद्दे हैं उनसे वो भटक जाता है। जैसे चुनाव आते हैं उसको धार्मिक धर्म का नशा हो जाता है और वो इतना डूब जाता है उसमें कि वो तमाम चीजें भूल के भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है। तो अब उन लोगों को लगने लगा है कि खाली इसी से काम नहीं चलेगा, धरातल पे जो काम होने चाहिए वो काम भी हो और लोगों का कुछ भला भी हो, उनके समाज को भी कोई फायदा मिले। इस फायदे को सोचते हुए कई सारे वर्ग इस चीज के लिए आगे आए हैं और उसकी रणनीति आपने उत्तर प्रदेश में देखी है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से किन लोग थे जो सामने विपक्ष के साथ गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी लोगों की है और वो विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जब तक विपक्ष भी मजबूत नहीं होता है तो उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का नाराज वोटर कहां जाए। वो बांटने का काम फिर कर देते हैं, कई सारे वोट कटवा लोगों को खड़ा कर देते हैं। वो भाजपा से अगर नाराज है तो उसके पास चला जाता है और विपक्ष वाले को वोट देता नहीं है। क्योंकि देखिए जाट समाज की अगर आप बात करें और हम पश्चिम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो जाट समाज इजिली या मन से वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाता है। वो मन से या तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसको धार्मिक मुगली घुट्टी पिलाती है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। इसके अलावा वो कांग्रेस में कभी नहीं गया। चौधरी चरण सिंह के जमाने से आज तक अगर हम देखते हैं तो जाट समाज या किसान समाज जो है वो आराम से कांग्रेस के साथ भी नहीं जाता है। लेकिन जो पिछली परिस्थितियां भाजपा की देखी हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से हो, वहां पे वोटर जो है वो कांग्रेस के साथ भी गया है और समाजवादी पार्टी के साथ भी गया है क्योंकि उसको गहरी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से थी। तो इस तरह की नाराजगी दिल्ली में भी जिन लोगों की थी वो जरूर आम आदमी पार्टी पे गए हैं क्योंकि बाकी ऑप्शन उनके पास नहीं था। और जिनके पास ऑप्शन नहीं था वो आम आदमी पार्टी में गए, जिनके पास ऑप्शन था वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन जाटों ने जिस प्रकार से पंचायत करके अपने जो ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है दिल्ली का उसमें जो वोट डलवाया है भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वायदे धरे के धरे रह गए, उससे जाटों में एक नाराजगी है। तो इस जाटों की नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। सर सवाल यही है कि लगातार जाट वर्गों की उपेक्षा, अगर बात कर लेते हैं यूपी की, तो यूपी में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब जाट अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहा है। अभी हाल ही में आपने भी उस बात का भी हम जिक्र कर चुके हैं जब अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, तमाम किसान वर्ग जो है जुटते हैं और उम्मीद जताते हैं कि इस बार कुछ बड़ा कह सकते हैं मंच से बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन लगातार वो भी साइलेंट मोड में होकर निकल जाते हैं। तो लगातार यहाँ पर भी किसानों की जो है उपेक्षा की जाती है। जयंत चौधरी की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जाट समुदाय अभी भी कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह को जो है देखता है, फिर इसके बाद अजीत सिंह को देखता है, उनके कार्यों को देखता है, फिर जयंत चौधरी के पास आता है। लेकिन जयंत चौधरी का रुख जो है वो बीजेपी के साथ है। वो किसानों की बात भी नहीं कर रहा है, जाट समुदाय के मुद्दे भी नहीं उठा रहा है और लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। तो इस राजनीति को कहाँ पाते हैं? देखिए अगर आप जयंत चौधरी की भूमिका की बात करते हैं तो जयंत चौधरी की भूमिका जो आज मायावती की है या उधर आप हरियाणा में देखें दुष्यंत चौटाला की है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी छोटे दल को समाप्त करने के लिए जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर छोटे दल को समाप्त करती है और उसके अनेकों उदाहरण हैं। चाहे आप पंजाब की पार्टी को शिरोमणि अकाली दल को देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र की शिवसेना को देख लीजिए, चाहे हरियाणा में चौटाला की पार्टी को देख लीजिए, या आप कहीं भी किसी पार्टी को, छोटी पार्टी को देखेंगे, नीतीश कुमार का क्या हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी समाप्त करती है। जितने दिन जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं उनकी पार्टी बहुत तेजी से धराशायी हो रही है और मुझे लगता है जयंत चौधरी को भी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि 2017 के चुनाव में 2022 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें जयंत चौधरी के जो 9 विधायक आए थे वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आए थे। उसमें मुस्लिम समाज ने भारी तादाद में राष्ट्रीय लोकदल को वोट दिया था। 2 तो विधायक उनके मुस्लिम ही हैं।
तो इस बार उनके लिए भी कड़ी चुनौती होगी और भारतीय जनता पार्टी इस पीरियड में उनको समाप्त कर देगी, मेरा ये मानना है। आप अगर देखेंगे कि 5 साल तक दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे हरियाणा की सरकार में, और विधानसभा चुनाव में उनका क्या हश्र हुआ। तो इसी जी। प्रकार का कोई हश्र जयंत चौधरी का वेस्टर्न यूपी में हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कम से कम, क्योंकि भारतीय अच्छा सर, जनता वजह पार्टी बकसती नहीं अपने सामने जो भी आता। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। सर वजह क्या मानते हैं? क्योंकि जयंत चौधरी जब बीजेपी में से नहीं जुड़े थे तो तमाम तरह के मुद्दे देखिए लेकर वो लामबंद होते हुए नज़र आते थे। फिर अचानक से उनका मोह भंग हो जाता है, फिर वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। वजह क्या मानते हैं आप? कि अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया जयंत चौधरी का? हाँ, वजह है, उसमें कोई अकेले जयंत चौधरी नहीं है, उसमें जी। तमाम दूसरे सियासी दल हैं, मायावती हैं, आपके बिहार के हुँ। दल हैं, दूसरे दूसरे राज्यों के दल हैं। कोई जयंत चौधरी अनोखे अकेले नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ किस में गया है। मैंने आपको पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी साम-दाम दंड-भेद करती है और उसी का शिकार जयंत चौधरी है। जब मायावती जी अपनी पार्टी को समाप्त कर सकती है, तो जयंत चौधरी भी कर सकते हैं। वहां तो सीधा फॉर्मूला है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा फॉर्मूला है, जेल जाइए नहीं तो एजेंसी आपको छोड़ेंगे नहीं। अब केजरीवाल जेल गए, उनकी पार्टी बच गई। अगर वो जेल नहीं जाना चाहते तो उनकी पार्टी तबाह हो जाती। तो दोनों में से एक तो कुर्बान आपको करना ही पड़ेगा, या तो खुद को कुर्बान करिए और या पार्टी को कुर्बान करिए। अब जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने अपने आप को कुर्बान किया, लंबे समय तक जेल में रहे लेकिन पार्टी बच गई उनकी। और अगर वो जी। पार्टी को समाप्त करके खुद जेल नहीं जाना चाहते तो पार्टी समाप्त कर देते और जेल ना जाते। तो ये तो सीधी बात है, जयंत चौधरी जेल नहीं जा रहे हैं इसलिए उनकी पार्टी धराशायी होगी। अगर वो पार्टी बचाते तो वो बाहर रहते। बाहर रहते हुए आपने देखा कि कितने तल्ख टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जयंत चौधरी की रहती थी, ये सर्वविदित है। जयंत चौधरी के बिल्कुल। ऊपर हाथरस में किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ था, हमारा जो वर्ग है, किसान वर्ग, जाट वर्ग, वो भूला नहीं उन लाठियों को। दूसरी बात यह है कि चाहे जयंत चौधरी हो, 2014 का इलेक्शन हो, 2017 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो, तमाम इलेक्शनों में राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी से भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया था। और यही जयंत चौधरी थे, इन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन हम भी ये चाहते थे कि सरकार के साथ, देखिए, छोटा दल कभी ऐसा तो होगा नहीं कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना ले, उसको सहयोगी बिल्कुल। बनना ही पड़ेगा सत्ताधारी दल का। तो सत्ताधारी दल के आप सहयोगी बने, आप अपने क्षेत्र के लिए काम करें, लेकिन अपनी शर्तों पे करें। आप वहां बिल्कुल लेट के, बिल्कुल झुक के और अपने आप को समाप्त करके काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके हित में है या पार्टी के हित में है या आपके क्षेत्र के लोगों के हित में है। इज्जत बेच के आप वहां नहीं रहना चाहिए आपको। जैसे जाट की नेचर है, सिर उठा के रहता है वो और दबंगई से रहता है, वो दबंगई कहीं ना कहीं जयंत के अंदर दिखाई नहीं दे रही है इन चुनाव में। उनके वक्तव्य आने चाहिए, उनके किसानों की आवाज उठानी चाहिए। अब जिस प्रकार से चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति के अनावरण के दिन तमाम किसान वहां इकट्ठे हुए थे, सबको आशा थी कि 2 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार ने पैसे नहीं बढ़ाए हैं तो कम से कम कुछ पैसे गन्ने पे बढ़ेंगे। और आके मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने गन्ने के पेमेंट तो बढ़ाए नहीं, उल्टा वहां पे जाके और ये घोषणा कर दी कि भाई कोई पैसा नहीं बढ़ेगा और नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो जले पे नमक छिड़क रहे हैं आप तो लोगों के, पैसा बढ़ा भी नहीं रहे हो, अगले दिन नोटिफिकेशन निकाल दे रहे हैं आप। तो इससे कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहा है किसान समाज, जाट समाज, कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ तो जो हश्र कर रही है, कर ही रही है। उनके जो नेता समाज के नाम पे, किसान के नाम पे जो सदन में बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे भी कहीं ना कहीं मतदाता खिन है और इसका बदला, इस आक्रोश का बदला आने वाले चुनाव में वो लोग लेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। बिल्कुल, मेरा अंतिम सवाल सर आपसे है, जानना चाहूँगा कि क्या वाक़ई आपको लगता है कि जो सुगबुगाहट हलचल सी पैदा हुई है, ये प्रधानमंत्री मोदी की नींद को जगा पाएगी, अमित शाह को जो उन्होंने गिरवी रखा है, वो उस बात को याद दिला पाएँगे कि जाट समुदाय जो है अब वो लामबंद हो रहा है। अगर आप उनके साथ नहीं जाएँगे, उनकी चीज़ों को नहीं दुरुस्त करेंगे, तो आगे चलकर बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक सवाल ये भी उठता है कि किसान आंदोलन एक बार दब तो ज़रूर गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। क्या जाट वर्ग जो है किसान आंदोलन से जुड़कर कोई एक नया मोर्चा बना सकता है जो बीजेपी को आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशान या कह सकते हैं धराशायी कर जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए सोहित, आपको देखना होगा कि जो आंदोलन होता है, किसानों का आंदोलन होता है, वो जनरली जाट ही उसमें सबसे अग्रणी रहता है और जाट ही आंदोलन करता है। जी, किसान के नाम पे हो सकता है कि दूसरे वर्गों के थोड़े बहुत लोग आते हों, लेकिन फ्रंट जी, पे जाट ही रहता है। चाहे वो हुँ, पंजाब का जाट हो, चाहे वो हरियाणा का जाट हो, चाहे वो यूपी का जाट हो। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाट भारतीय जनता पार्टी से खिन है,
क्योंकि किसान नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ जिस प्रकार से मजाक किया है कि 2022 तक हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, आय तो दुगनी हुई नहीं है, उनकी लागत दुगनी हो गई है। दूसरी चीज अगर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से लगातार आपको सियासत में भी बेवकूफ भारतीय जनता पार्टी बना रही है और आपको कुछ दे नहीं रही है, उससे भी जाट समाज काफी खिन्न है। जाट समाज इसका बदला लेने के लिए लामबंद हो रहा है। किस प्रकार की रणनीति बनती है, किस प्रकार से निपटा जाए, किस तरह आगे की रणनीति बने, उसकी तैयारियां चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आए हैं पीछे, उससे कहीं ना कहीं जाट समाज में एक सुगुगाट है कि भारतीय जनता पार्टी उनको सिर्फ मूर्ख बना रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी तमाम रैलियों में कहा था कि मैंने जाटों का नमक खाया है, मैं तो उनका ऋणी हूं और मैं आपके लिए ये करूंगा। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि भाई हम आपका जाट आरक्षण वापस दिलाएंगे, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे और आप मेरी मूछ का बाल रख लीजिए। तो उनकी मूछ का बाल जो है वो गिरवी रखा हुआ है जाटों के पास। तो हम यही कहते हैं कि जाटों के पास से अमित शाह जो है अपना बाल गिरवी ले ले और जाटों की जो मांगे हैं वो पूरी करें। आज वो इस मुकाम पे हैं कि जाटों की मांग पूरी कर सकते हैं और उनका जो बाल गिरवी जाटों के पास रखा हुआ है उसको तत्काल लेके खत्म करें इस लड़ाई को। जी बिल्कुल सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि एक तरफ किसान जो है वो बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, चाहे वो यूपी के किसान हो, चाहे वो पंजाब के किसान हो। और अगर जाटों की बात करते हैं तो जाट भी अब लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे वादे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव से पहले किए थे। चाहे वो हरियाणा चुनाव की बात करें, चाहे वो राजस्थान चुनाव की बात करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले की बात करें। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है, एकदम से, जैसा कि बीजेपी की फितरत है कि वो करवट बदलती है, और उस करवट में कहीं न कहीं जाटों की अनदेखी फिर से करने लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि ये अनदेखी इस बार बीजेपी को कितना भारी पड़ेगी, क्योंकि जाट वर्ग जो है वो लगातार लामबंद होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल अगले मुद्दे के साथ जल्द हाज़िर होऊँगा आपके साथ में। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।